हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड, जब मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जो आज का लेक्चर रहने वाला है वो क्लास 10th और मैथ का रहने वाला है। और इससे पहले जो आपने 3 सेट पूरे कंप्लीट कर दिए, जो आज जो सेट होगा वो सेट नंबर 4 होगा। और इस सेट का जो नाम है वो है 822 BY। इससे पहले जो आपने सेट किया था उसका नाम था BX, और इस सेट का नाम है BY। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है MCQ जो जरूर आएंगे, मतलब इस बार जो पेपर होने वाले हैं उन पेपर में इनमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो देखिए, सबसे पहले आज हम पहला MCQ क्वेश्चन करते हैं। और जो सेट है वो आपका कौन सा है? BY का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन है, किसी बहुपद, कोई बहुपद है, बहुपद का मतलब पोनोनोमियल, क्या कह रहा है? fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया है। ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या, fx का मतलब है जो x वाली लाइन है। x वाली लाइन कौन सी है? ये इस प्रकार से। इस पे आपको ये देखना है, ये जो लाइन है ये आपको इसको कितने बार कट कर रही है। तो ये कितने बार कट कर रही है? एक बार कट कर रही है। कितने बार कट किया है? एक बार। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, इस टाइप से आपको कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आपको एक ही बात याद रखनी है और उसके अलावा कोई बात याद नहीं रखनी है। ये जैसे fx के पूछ रहा है आपसे, तो आपको क्या देखना है? ये इस प्रकार से है। अब कोई लाइन ऐसे करके मैंने ऐसे बना दी, तो आपको ये देख लेना है ये इसको कितने बार कट कर रही है। एक बार, दो बार, तीन बार, तो चार बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चार। अगर आपको कोई ऐसा सवाल दिया हुआ है उसमें सिर्फ आपको ऐसे करके दे दिया गया, तो एक बार और एक बार, कितने बार? दो बार टच कर रही है। इस प्रकार से आपको सवाल मिलेंगे, तो बस सिर्फ आपको ये देख लेना है। यहां तक आपको कोई परेशानी है? बहुत सुंदर बात है कि आपको यहां तक कोई परेशानी नहीं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या क्या रहा है? आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। बोल रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 विल बी। जो आपको 156 दिया है, आपको उसके क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। 156 के फैक्टर आप कैसे करोगे? ऐसे लिखोगे 156। आप क्या करोगे? इसके फैक्टर कर लोगे इस प्रकार से। 2 से करोगे कितने बार आ जाएगा? 7 टाइम। 2 से करोगे कितने बार चला जाएगा? 8 टाइम। फिर आप इसमें 2 से कर दो। 2 से करोगे 2 3 जा 6, और फिर ये कितने बार चला जाएगा? 9 बार। फिर इसमें 3 से करोगे कितने बार? 13 बार। और फिर 13 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो आपके जो फैक्टर हुए 156 के, वो कितने बने? 2 × 3 × 13। और जब आप इसको लिखोगे, क्या लिखोगे? 156 इजकल टू 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 × 3 और × 13। क्या आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो पहला है वो एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक आपको कोई भी परेशानी है? देखो, आप अगर सभी सेटों को देख रहे होंगे तो हर सेट में आपको इस टाइप के सवाल सिमिलर सभी सेटों में दिखाई दे रहे होंगे। जैसे हमने पहले पहला सेट किया था उसमें भी इस टाइप के सवाल थे, दूसरा सेट किया उसमें भी इस टाइप के सवाल थे, तीसरा सेट किया उसमें भी इस टाइप के सवाल है, और चौथा जो कर रहा है उसमें भी इस टाइप के सवाल आ रहा है। वैसे आगे पीछे नंबरिंग बदल रही है, लगभग पैटर्न वही रह रहा है। किसी में 144 के पूछ ले रहा है तो किसी में 156 के पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड अब तक तुमने तीनों सेट किए, तीनों सेटों में सी टाइप के क्वेश्चन आए, इस सेट में भी सी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या पूछा गया? संख्या 175 तथा 91 का एचसीएफ होगा। ये दो नंबर दे रखे, इनका एचसीएफ पूछा गया, क्या होगा? तो आपको करना क्या है भाई? ये नंबर लिख लेना है। 100 क्या हो जाएगा? 75। दूसरा नंबर कितना है आपके पास? 91। आप इसके क्या करोगे? फैक्टर करोगे। तो सबसे पहले आप इसको करके कैसे देखोगे? फैक्टर करके देखोगे। ठीक है, इसके जब आप फैक्टर करके देखोगे तो कैसे करोगे भैया? ये हो जाएगा 175। तो देखो, इसमें क्या 3 से भाग जा रहा है? सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा, क्या 3 का भाग जा रहा है? इसमें नहीं जा रहा। तो फिर किससे जाएगा? 5 से देके देखते हैं। 5 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15, कैरी 2, और 5 5 जा 75। फिर 5 से करोगे 7 टाइम, तो इसके जो फैक्टर बने 5 × 5 × 7, और इसके जो मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 13। भाई 91 के जो फैक्टर हुए वो कितने बने? 7 × 13। कोई दिक्कत रही? यहां तक आपको कोई भी परेशानी है? नमस्ते भैया। ठीक है, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत है? अब आपको इसमें करना क्या है बेटा? अब आपको इसमें दोनों में ये देख लेना है कॉमन क्या आ रहा है। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो क्या है एग्जैक्ट में। तो देखना, दोनों में कॉमन देखना क्या आ रहा है। देखो, इधर से कितना है? 7, तो इधर से भी क्या आ जाएगा? 7। तो आपका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ इजकल टू कितना आ जाएगा? ये 7 आ जाएगा। तो आपका जो मान है, जो आपका एचसीएफ सवाल में पूछा गया था, वो कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो कैसा हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई? मैंने 3 सवाल किए, तीनों सवाल में आपको कोई परेशानी? चलो आगे सवाल की ओर चलते हैं। आगे सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान से तसल्ली से। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परमेय संख्या होगी?
यानी इन नंबर में कौन सा जो नंबर है वो रेशनल नंबर होगा। परमे का मतलब होता है रेशनल नंबर, कह रहा है ना विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी ए रेशनल नंबर। आपको कौन सा नंबर निकालना है, रेशनल नंबर निकालना है। अब इनमें से आपको ये देख के बताना है भाई कौन सा रेशनल नंबर होगा। देखो इधर ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, तो भाई ये तो रेशनल हो नहीं सकता। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, रूट 2 का रूट 7 का, तो कितना बन जाएगा, रूट 14। भाई ये भी नहीं है, और रूट 12 ये भी नहीं है। तो आपको तीन ऑप्शन तो पता चल गया, ये तो है ही नहीं। तो बचा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये सही हो जाएगा। पर आपका जवाब हो सकता है कि ये क्यों होगा, भाई ये तीन नहीं है तो आपने आइडिया लगा लिया ये होगा, मान लिया, पर ये होगा क्यों रेशनल, यानी ये परमेय संख्या है क्यों है, इसका क्या रीजन है, उस रीजन को भी जान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं। हमने क्या किया, रूट 5 का मल्टीप्लाई रूट 5 में किया तो कितना आया 5। फिर रूट 5 का मल्टीप्लाई रूट 7 में किया तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आया 35 माइनस के। फिर रूट 7 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो प्लस के कितना आ जाएगा मेरे भाई 35, और रूट 7 का रूट 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा 7, और ये 35 से 35 कट गया। -7 है और ये +5 है, तो इसको जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। और -2 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये सभी कैसे नंबर होते हैं, ये सभी रेशनल नंबर होते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन आपका कौन सा परफेक्ट बैठेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। कोई दिक्कत है, जब ऐसा सवाल आ जाए तो आपको 4 ऑप्शन सॉल्व करके देखने ही होंगे, और उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आगे क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया, सबसे पहले हमें इसको देखना है। आपसे पूछा गया रेखिक समीकरण है, कोई समीकरण है, रेखिक समीकरण, ठीक है। 2x प्लस के वाई इजकल टू 5 एंड एवं 3x प्लस के 2y इजकल टू 8 के युग्म का हल होगा। मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा, कह रहा है ना वो, द सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई इजकल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इजकल टू 8 विल बी, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा वो हमें देखना है। अब इसको हम कैसे देखेंगे, हमें सिंपल सा एक काम कर लेना है। सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दे रखी है हम उसको नोट करेंगे। 2x प्लस के वाई और माइनस के 5 इजकल टू 0 में से इक्वेशन पहली कह सकता हूं। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, 3x है प्लस के 2y है और माइनस के 8 है और इजकल टू क्या हो जाएगा 0। ये मैंने दूसरी इक्वेशन कह दी, इसको कौन सी इक्वेशन मान लिया, मैंने दूसरी इक्वेशन मान लिया। अब हमें करना क्या है, यहां से हमें लिख लेना है मेरे भाई ये a1 बराबर क्या हो जाएगा 2, उसके बाद b1 बराबर कितना हो जाएगा 1, c1 बराबर कितना हो जाएगा 5, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे a2 बराबर कितना हो जाएगा 3, इसके बाद हम क्या लिखेंगे b2 इजकल टू क्या हो जाएगा 2, इसके बाद c2 इजकल टू क्या हो जाएगा -8। कोई दिक्कत रही जी, यहाँ तक कोई परेशानी है। अब हमें जो करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है C1/C2, एक फॉर्मूला तो ऐसा होता है। अब हमें ये देखना है, और एक फॉर्मूला हमारे पास होता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। अब मैं अगर इस वाली बात को देखता हूं तो मुझे ये बात तो क्लियर पता चल रही है कि इनमें कोई भी नंबर एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो मैं देखता हूं कौन सा फॉर्मूला इसमें एडजस्ट हो पाता है। तो ये सभी तो बराबर नहीं है, सभी बराबर नहीं है, तो हमें अब इनमें से देखना होगा कौन सा बनता है। तो हमें A1 क्या दे रखा है 2, A2 कितना दे रखा है 3, इजकल टू B1 कितना दे रखा है 1, B2 कितना दिया हुआ है 2। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, और जब एक दूसरे के बराबर नहीं है A1/A2, यानी जब ये कंडीशन बन जाए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अगर ये कंडीशन बनती है तो हम उस वाली कंडीशन को कहते हैं द्वितीय यानी अद्वितीय हल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये पहला सही हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन के ऑप्शन मेरे को इंग्लिश में लिखने का ध्यान नहीं रहा है। अब बात आती है दो हल कब होते, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते, जब वैल्यू बराबर होती तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते, पर यहां पे ऐसा कुछ है नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए एकदम सही हो जाता है। कोई दिक्कत है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। 6वें क्वेश्चन में आपको करना क्या है, 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एपी दी है 6, 10, 14 का 25वां पद होगा, यानी 25 टर्म ऑफ एन एपी 6, 10, 14 और डॉट डॉट विल बी। आपको कोई दिक्कत नहीं उठानी है, कोई परेशानी नहीं करनी है। आपको 25वां पद पूछा गया है, कौन सा पद पूछा गया है 25वां। तो आपको पूछा जो गया है सवाल में वो A25 पूछा गया है। क्या पूछा गया A25, तो आपको सवाल में n बराबर कितना दिया हुआ है मेरे भाई 25, 25, ए इजकल टू कितना दिया हुआ है 6, और डी की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या होता है मेरे भाई A2 में से, किस में से A2 में से
डी जब हमें निकालना है तो हम A2 में से क्या करते हैं, A1 घटाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, डी मिलता है। और जैसा कि हमें यह सवाल में मिल चुका है, कोई परेशानी है? देखो यहाँ A25 की वैल्यू मिली, n इजकल टू कितना हो जाएगा 25, A इजकल टू कितना हो जाएगा 1 यानी 6, और A2 इजकल टू कितना हो गया 10, और हमें जो चाहिए वो वैल्यू चाहिए A25 की। और इसकी जब हमको वैल्यू निकालनी है तो हमें एक छोटा सा काम करना होगा, और उस काम का नाम क्या है मेरे भाई, ये हो जाएगा A+25 - 1 इंटू डी, ये मैंने लिखा है। अब मेरे को A25 की वैल्यू चाहिए ना, A25, A की वैल्यू कितनी है 6, 6 लिख दूंगा। 25 में से 1 गया तो कितने बचे 24 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4। इसको मैं क्या लिखूंगा, A25 इजकल टू कितना होगा 6 प्लस 4 चक 16, 4 दूनी 8 और 1 9। और जब बेटा मैं इन दोनों नंबर को बहुत अच्छे तरीके से ऐड करूंगा तो 6 और 6 12 का 2, और कितना आ जाएगा 110, क्या हमारे 102 यानी 102 यानी 102। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है जिसका आंसर 102 हो यानी 102 हो? तो हमें ऐसा ऑप्शन दिखाई दे गया है, और इस ऑप्शन का नाम है ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है? अब तक हमने 6 सवाल पढ़े, 6 सवाल में आपको कोई भी परेशानी महसूस हुई, कोई भी दिक्कत हुई? नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब तक आपने जो 6 सवाल पढ़े हैं, इससे पहले जो भी सेट पढ़े थे, क्या उनमें इसी पैटर्न के सवाल नहीं आ रहे थे? क्या अलग टाइप के सवाल आ रहे थे? आपने अगर सही से पढ़ा होगा तो इसी टाइप के सवाल आ रहे थे। तो आप अगर कितने भी सेट करोगे ना, तो आपको इसी प्रकार के सिमिलर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उसमें आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? बहुत ही अच्छी बात है, आपको अगर ऐसी बातें समझ में आ रही है तो चलते हैं फिर आगे की ओर। आगे हमें करना क्या है? अब हमें करना क्या है, यहां दिया हुआ है यदि द्विघात समीकरण, क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण एक्स का स्क्वायर प्लस के 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है या हो, तो p का मान होगा इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स का स्क्वायर प्लस के 2x माइनस पी इजकल टू 0 इज -2, देन द वैल्यू ऑफ p विल बी। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू चाहिए। बहुत आसान है। आपको एक रूट्स दिया है ना, ये रूट्स का मतलब है मूल, मूल का मतलब क्या है, आपको दिया हुआ है x बराबर -2, x बराबर कितना दिया हुआ है आपको -2, और आपके पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ये है x का स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के p बराबर 0। अब आपको सवाल में करना क्या है, बहुत आराम से, जहां पे आपको x दिया हुआ है उसकी जगह पे आप -2 रखने वाले हो। तो सवाल में जहां जहां आपको x गिवन है उसकी जगह पे बस आप -2 पुट कर दीजिए। तो यहां पे अभी आपने 2 पुट किया, यहां पे भी आपने 2, कौन सा माइनस का, माइनस पी इजकल टू -2 का वर्ग करोगे 4 हो जाएगा, माइनस और माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया, 2 2 जा कितना हो गया 4, और माइनस के पी इजकल टू, ये 4 से 4 कट जाएगा तो माइनस पी इजकल टू कितना आ जाएगा, और 0 ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, तो p बराबर कितना आ गया है 0। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। कोई दिक्कत है? सातों सवालों में आपको कोई परेशानी महसूस हुई? क्या कोई सवाल ऐसा है जो आपने अब तक नहीं पढ़ा है? सारे पढ़े हुए लग रहे हैं, सब पढ़ाया हुआ है, बहुत बढ़िया बात है, तुम्हें सब पढ़े हुए लिख रहे हो तो या तो सुंदर बात तो कुछ है ही ना सकती। अब आपको करना है दो बिंदु, कितने बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु दिए, कितने बिंदु, दो बिंदु, दो बिंदु 2 3 और 4 और 1 के बीच की दूरी होगी, मतलब ये जो पॉइंट दे रखे हैं यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। अब वो डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, जैसे मान के चलिए ये एक पॉइंट है, ये मैंने ले लिया ए है, और एक ये मैंने ले लिया बी है, आपके पास दो पॉइंट हो गए। पहले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो आपको बता दिए गए हैं 2 और 3 है यानी 2,3 है। दूसरे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो आपको बता दिए गए हैं, वो कितने 4,1 है। अब आपको डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देना। डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर रूट के अंदर ही होता है, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने के लिए। अब यहां से आपको क्या देखना है, ये क्या आपका x1 है, ये क्या है y1 है, यहां से क्या है ये x2 है, और यहां से क्या है ये y2। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो रही होंगी, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। कोई दिक्कत है मेरे भाई? बहुत सुंदर। अब आपको करना क्या है, डी दे रखा है तो डी लिखोगे बराबर x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 का
होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 1, y1 3 का होल स्क्वायर। अभी हम क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो d बराबर जो वैल्यू निकलेगी, 4 में से आपने 2 निकाले, 4 में से 2 माइनस किया तो कितना बचा जी 2। तो आप क्या करोगे 2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। और d बराबर जब भी आप निकालोगे तो इधर भी 4 और मेरे भाई इधर भी 4, और इसको जब हम इधर करेंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा 8। और आप जानते हो 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो पिछले सेट में भी एक ऐसा ही सवाल आया था, और इस सवाल में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। पिछले सेट में भी एक सवाल ऐसा आया था जिसका आंसर 2√2 ही आ रहा था। कोई दिक्कत है? चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका आंसर ऑलरेडी यहाँ है। जिसको फॉर्मूले याद होंगे वो सवाल को 1 सेकंड में करेगा। जैसे देखो क्या है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अरे एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर ही तो है, मैंने पढ़ाया था, थीटा बटे 360 और पाई आर। क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर कहीं है? ओहो मर गए रे, अब क्या होगा, ऐसा ऑप्शन तो कहीं नहीं है ना ऑप्शन, देखना पड़ेगा, है ऑप्शन कहाँ है बताओ। चौथा, उसको घुमा दिया है तुमको, देखो इसको काटोगे तो कितने बार कट गया, 360, तो क्या बन गया थीटा अपन 360, और क्या हो जाएगा पाई आर। कोई दिक्कत है? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। इसी को कहते हैं घुमाना क्वेश्चन को, ठीक है, घूम गए ना। तो ये तो पता होना चाहिए ना क्या पूछ रहा है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा दिया है। तो सीधी सी बात है, यही फॉर्मूला होता है। पर उसने 2 यहां दे दिया तुमको घुमाने के लिए, तुमको नचाने के लिए, क्या फर्क पड़ रहा है, कैसे भी पूछ ले, हमें तो सवाल देखना है ना। हमने ऐसा फॉर्मूला तो पढ़ा है, ऐसा नहीं पढ़ा तो ऐसा तो पढ़ा है, क्या इसमें उसमें कोई अंतर है, नो अंतर, कोई अंतर नहीं है। तो हमारे सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। दीपक जी सही हो तुम? चलो दीपक जी सही है। अब चलते हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु से, कोई भी बिंदु है, बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है, जो स्पर्श रेखा है उसकी आपसे क्या पूछी जा रही है, लेंथ पूछी जा रही है, स्पर्श रेखा की लंबाई। दीपक जी क्या पूछी जा रही है, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी जा रही है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं, ऐसे करके मलुक सा बनाएंगे, बेकार ना बना रहे। यानी द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सेंटर है, ये सेंटर है, क्या है इसका नाम, सेंटर। ये ओ हो गया, और ये 3 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। यहां से हम एक टेंजेंट खींच रहे हैं, टेंजेंट इस प्रकार से, ऐसे ये खींची हमने इस प्रकार से भैया, क्या खींच गई है इस प्रकार से, ऐसे खींचती है भैया, ठीक है। ओ टेढ़ो मत है वो बीटी मौज कर देंगे, ठीक है। और यहां पे अब हम एक लाइन और खींच देंगे ऐसे करके जो, ठीक है भैया दीपक जी, ऐसे करके हमने खींच दिया ये, और यहां मिला दी हमने। और ये जो दे रखी है आपको, ये कितने सेंटीमीटर दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, और ये वाला पार्ट ओ है, ये पी मान लिया हमने, और यहाँ पे ये क्या मान लिया, क्यू मान लिया। तो आपसे जो लंबाई पूछी गई है वो किसकी पूछी गई है, पी और क्यू की लंबाई पूछी गई है। तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या लिखोगे, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर, और प्लस के क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना है भैया 5 का स्क्वायर, ओपी कितना है 3 का स्क्वायर, और प्लस के क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। 5 का वर्ग होई करे 25, 3 का वर्ग होई करे 9, बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। इसको मैं इधर ले आया, 25 में से 16 गए तो कितने बचे, 25 में से 9 गए तो 16 बचे, क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। और यहां से हमें वैल्यू चाहिए पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहां से हम लिखेंगे पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 4। तो कहीं हमारे ऑप्शन में 4 सेंटीमीटर है, तो ऑप्शन नंबर जो वी है बिल्कुल एकदम सही है, में कोई गलती ना आती, एकदम मस्त आंसर है। तो ओ माय गॉड भाई साहब, ये छोरा कतई जहर वाली बात कर रही हो है। यहाँ हम सेंटीमीटर और लगा देंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी निकल के वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, और ये ऑप्शन हो जाएगा बी, बी फॉर बजरंगबली। ठीक है भैया, बी फॉर बजरंगबली। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, आपको गिवन है, आपको दिया हुआ है चित्र में, किस में, चित्र में
एंगल पी का मान होगा, चित्र में एंगल पी का मान क्या होगा, आपको ये देखना है, आपको ये दिमाग लगाना है। तो देखो मेरी बात ध्यान से, ये कितना है 3.8, ये 3.8 है, तो ये कितना है भैया 7.6, सही बात है ना, 7.6, ये कितना है 3√3, और ये कितना है 6√3, ये 80, ये 60, तो आप सोचोगे भैया ये भी कितना हो गया 60। कौन कौन इस बात से सहमत है 60? सभी हाथ उठा दो जल्दी से, क्या सब सहमत हैं? अरे 60 तो आएगा भैया, नहीं आएगा 60। जो इसका आंसर 60 देंगे वो मात खा जाएंगे, वो गलत कर जाएंगे। गलत कैसे करेंगे देखिए, हम समझाते हैं, काहे को गलत करोगे तुम। देखिए इस सवाल में आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात याद रखनी है। आपको सवाल में ये वाली साइड दिखाई दे रही है, ये कितनी है 3.8, तो ये वाली साइड कितनी है भाई 7.8, तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है। सही बात है, बात समझ में आई। इसको जब आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे मेरे भाई ए बी, और अपन क्या लिखोगे ये कितना है ओ, दोनों जगह पी आर लिख रहा है, कहीं तो गड़बड़ है, तो एक को आप सही कर लो, इसमें क्या है मिस्टेक है, ये क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू आर, तो ये कितना हो जाएगा क्यू आर हो जाए। और जो हमने इन दोनों का रेशियो देखा, तो इन दोनों का जो रेशियो मिला हमें इतने अपन इतने मिला, मिला या नहीं मिला? बिल्कुल सही बात है जी, मिला। जब आपने इसको इससे काटा तो ये कितने बार कटा जी 1/2 बार कटा, सही बात है ना। चलो उसके बाद हम दूसरी वाली साइड देखते हैं, दूसरी वाली साइड क्या ए सी, और अपन क्या हो जाएगा जी पी आर के, क्या हो जाएगा ये पी आर के। ए सी कितना है आपका 3√3, और ये कितना है जी आपका 6√3, तो √3 से आपने √3 काट दिया, ये भी कितना बचा 1/2। इसका मतलब आपको ये बात समझ में आई, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर है, सही बात है ना। तो ए बी के साथ क्या बन रहा है 60, तो इसका मतलब इसके साथ ये वाला जो एंगल बनेगा ये बनेगा 60, सही बात है, मेरी बात से सहमत हो। इसका मतलब ए बी के साथ यहां बन रहा है 80, तो पी क्यू क्यू आर यहां भी कितना बनेगा मेरे भाई 80, बन गया नहीं बन गया 80। तो आपको पता है ये 80 ये 60, तो आपको ये वाला एंगल चाहिए, आपको कौन सा एंगल चाहिए ये वाला एंगल चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, सिंपल सा काम करोगे, मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूं, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, क्या जोड़ देता हूं एंगल आर, बराबर कितना हो जाएगा 180। तो एंगल पी बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 80, और इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई बराबर नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा प्लस, और इजकल टू कितना हो जाएगा 180। एंगल पी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस के 140, तो एंगल पी बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो एंगल जो पी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 40, तो यहाँ कितना आ जाएगा 40। बता, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य का वर्ग ज्ञात करिए, मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। हर सेट में एक सवाल ऐसा आ रहा है ना, बदल तो नहीं रहा कुछ भी। अब आपको कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से ये एक सेट भी पढ़ लिया ना, तो आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन है, पूरे मैथ का रिवीजन है रोज, ये मान के चलिए। यहां हर चैप्टर से सवाल आ रहा है, और देखो आप नोट कर लेना, हर चैप्टर में हर सेट में एक ऐसा सवाल आ रहा है, हर सेट में। इसका मतलब वहां पे आने की प्रबल संभावना है। संख्या बदल के आएंगी, सेम ऐसा ही पेपर आएगा, इससे अलग कुछ भी नहीं आ रहा। जो 7 सेट अच्छे से पढ़ के चला गया ना, सीख के ईमानदारी से, पेपर को 70 में 70 का करके आएगा, 80 में 80 का करके आएगा, छोड़ के नहीं आएगा। देखिए अब आपको करना क्या है, आपको एक टेबल बना लेना है इस प्रकार से, ये टेबल बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये टेबल बनाया तो इसमें हम पार्टीशन बना लेते हैं, अलग अलग दीवारें खड़ी कर लेते हैं। तो हमने एक दीवार ये खड़ी कर दी मेरे भाई, और एक दीवार हमने ये खड़ी कर दी, 2 दीवारें हो गई इसमें। तो पहले हमें क्या बोला गया है 0 से 10 बोला गया है, क्या बोला गया है 0 से 10। तो यहां पे मैंने क्लास लिख लिया है, क्या लिख लिया है क्लास, इसके बाद फ्रीक्वेंसी शॉर्ट में लिख लिया, आप समझ जाओगे, ठीक है। और उसके बाद यहां पे क्या आता है ये सी एफ। तो देखो 0 से कितना है 10, 0 से 10, 10 से कितना होता है 20, और 20 से कितना होता है 30, और 30 से कितना है 40, और उसके बाद 40 से कितना है 50, और उसके बाद 50 से कितना हो जाएगा 60। कोई दिक्कत रही यहां तक, कोई परेशानी है? 0 से 10, 10 से 20, और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब आपको क्या चाहिए, यहां चाहिए 7, 7 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और 10 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा। उसके बाद सी एफ लिखो, 7 में आप 12 ऐड करोगे 19, 19 में आप 18 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भैया
37, 37 में आप 15 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 60 आएगा 52, यह आ जाएगा भैया 52। 52 में आप फिर 10 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 62 और ये 65। ये आपका टोटल जो सम आया इसका 65 आ गया। तो इसका मतलब n बराबर कितना है आपके पास? 65। और आपको किसकी वैल्यू चाहिए? n/2 की। तो n/2 कितना आ जाएगा? 65/2। 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? 3 और 2 और 0.5 कितना आया? 32.5। अब आपको ये देखना है 30.25 इसमें जाएगा ना यहाँ पे। तो इसमें मीडियन क्लास कितनी दे रखी है? मिनिमम जो है वैल्यू कितनी है? 20 से 30। और कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 20 से 30, 20 से 30 ये हो जाएगा। और तो मैंने कौन सा करे? ठीक है भैया, कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? ये ऐसे आता है, हर सवाल ऐसे ही होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यहां देखना होता है 32.5 किसके पास है? 32.5 37 के पास। 37 में क्या आ रहा है? 20 से 30। अगर इसमें आ रहा होता तो हम यहां पे करते, तो 20 से 30 के बीच में जाएगा। तो आपकी जो मीडियन क्लास होगी वो 20 से 30 हो जाएगी। कोई परेशानी रही? ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। इसके बाद अगला सवाल किस टाइप का होने वाला है वो देख लेते हैं। देखो बहुत इजी सवाल है, अच्छा सवाल है। आपको दिया हुआ है यदि साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा, तो 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए थीटा, और 90 से छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो थीटा का मान ज्ञात करिए। ऐसा सवाल जब भी आ जाए कोई टेंशन नहीं लेना, इसको लिख लेना है बस। और बराबर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत रही? आपको इसमें कॉस से भाग कर देना है दोनों साइड में। हमने क्या कर दिया? कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया ऐसे करके। और जब कॉस से डिवाइड किया ये कट गया। साइन अपन कॉस किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। और इधर क्या हुआ? 1। और 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में? 10 45 की। और 45 का मतलब 10 से 10 कैंसिल आउट, थीटा इजकल टू क्या बचा? 45। तो हमेशा ऐसे सवालों का आंसर 45 ही आता है। कोई दिक्कत है? उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको सॉल्व पेन उठाने की जरूरत नहीं है। कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। आपका सवाल खत्म हो गया है। कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। कोई परेशानी है? बहुत अच्छी बात है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए इसमें बोला गया यदि tan 2a इजकल टू 1। क्या पूछ रहा है? tan 2a इजकल टू 1। तो जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। यानी क्या है? एक्यूट एंगल है तो a की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो आपको ऐसे सवालों में भी क्या करना है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं उठानी है। यहां से लिख लेना है tan 2 थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? 1। आपको इतना सभी को पता है 1 जो है 10 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है 10 में? 45 की। तो यहां आप लिखोगे tan 2a इजकल टू tan 45। तो यहां आप 10 से 10 काट दोगे तो यहां आपको पता चला 2a इजकल टू 45। और यहां आपको a की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा? 45/2। तो a इजकल टू कितना हो जाएगा? 22 होल 1/2। क्या आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास सेम टू सेम ऐसा ही ऑप्शन है। कोई दिक्कत है? अब sec a प्लस के tan a, sec a प्लस के tan a ब्रैकेट्स 1 माइनस साइन a का मान होगा। इसका मान होगा, इसका मान क्या होगा? देखिए ये क्या है? sec a प्लस के क्या हो जाएगा? tan a। बात ना करें। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन a। तो देखो sec a को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos a प्लस 10 को हम क्या लिखेंगे? साइन a अपन cos a। उसके बाद इसे हम लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। इसको जब आप ऊपर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए। और नीचे क्या आ जाएगा? कॉस ए। एलसीएम आ गया। इधर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए। और आप जानते हो ए ब्रैकेट्स में ए प्लस बी और ए ब्रैकेट्स में ए माइनस बी। क्लियर है? और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और अपन क्या हो जाएगा? कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है जी? कॉस स्क्वायर। और अपन क्या होता है? कॉस ए। ये कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा क्या? एक कॉस ए। क्या ऑप्शन में कहीं आपको कॉस ए दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिकाएं क्रमशः 26.1 और 25.8 हैं। बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। द मीन एंड मीडियन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26.1 एंड 25.8
रेस्पेक्टेबिलिटी द वैल्यू ऑफ मॉड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। तो आपको इसका जो फॉर्मूला लगाना है वो ये लगाना है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस के 2 मीन। ये आपका फॉर्मूला। आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो मॉड पूछा गया है 3 मल्टीप्लाई मीडियन। मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। माध्यिका कितनी दे रखी है आपको सवाल में? 25.8 यानी 25.8। उसके बाद -2 और आपको मीन जो दे रखा है वो कितना दिया हुआ है? 26.1। ये आपको वैल्यू दी हुई है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहां लिखोगे मॉड इज इक्वल टू 8 24 का 4 होता है, हासिल 2 होता है, 5 15 16 17 का 7, हासिल 1 3 दूनी 6 और 1 7। तो इसका जो आंसर आएगा वो 77.4 आएगा यहां तक। उसके बाद माइनस इसका करोगे 2 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 52.2। इसको आप कर लीजिए माइनस। जब आप बेटा इसको माइनस करोगे तो ये जो मॉड बराबर निकल के आएगा, 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2.7 में से 2 गए तो कितने बचे? 5 और 7 में से 5 गए तो कितने बचे? 2। तो कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 25.2। तो 25.2 ऑप्शन नंबर जो होगा वो एकदम परफेक्ट आंसर होगा। तो देखो सवाल में इस तरीके की क्वेश्चन तो आ रहे हैं हर सेट में। आप देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 था, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं आगे पूछा क्या गया है। और ऐसा सवाल जब आ जाए ना, सॉल्व नहीं करना, तुरंत आंसर देना है। देखो, निम्नलिखित सारणी का बहुलक होगा। बहुलक का मतलब मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग यानी मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी देखो सबसे ज्यादा किसकी है? 12 की। इसकी क्या हो जाएगी? 10 से 15। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसी में देखना होता है बस। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, अब तक ऐसा कोई भी सेट है जो सवाल नहीं पूछा गया हो, यही आता है। उसके बाद देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल, कोई आयताकार खेत है उसका जो क्षेत्रफल है वो 30 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी लंबाई, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक हो, किससे? 1 मीटर अधिक हो, तो उन्हें ज्ञात कीजिए और द्विघात समीकरण होगा। और उस प्रकार से जो द्विघात समीकरण बनेगा वो क्या होगा वो आपको बताना है। देखो सवाल में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लेनी है। आपको सबसे पहले क्या लिख लेना है? लेंथ इजकल टू क्या मान लेना है? x। सवाल में बोला गया किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी लंबाई, क्या? यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कितने अधिक है? चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। तो हमें सवाल में सबसे पहले ले लेते हैं ब्रीथ इजकल टू, यानी लेट कर लिया मैंने, b इजकल टू एक्स। तो लेंथ इजकल टू क्या होगा? x प्लस 1 हो जाएगा, एक ज्यादा है। और एरिया जो रहता है वो क्या होता है? l इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा? 30 मीटर का स्क्वायर। तो l की वैल्यू कितनी है? x प्लस 1। और b की वैल्यू कितनी है? x बराबर कितना हो जाएगा? 30। x का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, x का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस के क्या हो जाएगा? x। और इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस के 30 इजकल टू 0। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 19। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है और वो है क्वेश्चन नंबर 20। तो देखते हैं उसमें क्या पूछा गया। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। कैसी? सम। पासा है, पासा मतलब डायस, डायस है। डायस में कितनी फलक होती है? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितनी फलक होती है? 6। अगर आप इसमें इवन की बात करते हो, इवन, इवन कितनी होती है? 3। 3 मतलब कौन कौन सा होता है? इसके पास 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3। टोटल कितने होते हैं? 6। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। कहीं ऑप्शन में आपको 1/2 दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर